जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के 60 घातक यूसीवी की खरीद वाले प्रस्ताव को मिला अप्रूवल। इस वर्ष के अंत तक भारत के सबमरीन को मिलेगी भारत की स्वदेशी एआईपी टेक्नोलॉजी। ईरान ने यूएस के तबाह किए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की महत्वपूर्ण रडार, जिसको रिप्लेस करने में लग सकते हैं कई वर्ष। और केमिकल वॉरफेयर के लिए डीआरडीओ विकसित कर रही है एक विशेष एंटीडोट। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारतीय नौसेना के जो कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन है आईएनएस खंडेरी, और जो कि इस वर्ष के मध्य तक रिफिट के लिए आएगी, और उसी प्रोसेस के दौरान इस सबमरीन में भारत की स्वदेशी एआईपी टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर विकसित की है। और इस तरह से जो आईएनएस खंडेरी है वो भारत की स्वदेशी एआईपी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होने वाली भारतीय नौसेना की पहली सबमरीन बन जाएगी। हालांकि कलवरी क्लास की जो पहली सबमरीन है आईएनएस कलवरी, तो उसकी रिफिट ऑलरेडी चल रही है, तो इसलिए अब इस स्टेज में उसमें इस एआईपी सिस्टम को फिट नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से इस क्लास की दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी में ये एआईपी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो इस वर्ष के अंत तक एआईपी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद इस सिस्टम के सबमरीन के साथ ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। बाकी आसान से शब्दों में आपको समझा दें कि जो एआईपी टेक्नोलॉजी होती है तो वो कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी काफ़ी लंबे समय तक पानी के नीचे बने रहने में मदद करती है। और ये एआईपी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस एआईपी टेक्नोलॉजी को कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो उसको विकसित करने में डीआरडीओ के साथ एलएनटी भी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर मुख्य रूप से शामिल है। और डीआरडीओ की जो एआईपी टेक्नोलॉजी है वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसके मुताबिक भारत का जो घातक यूसीवी वाला प्रोग्राम है, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने करीब 60 घातक यूसीवीज के खरीद वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। और अब इस प्रस्ताव को आगे डीएसी के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। बाकी जो घातक यूसीवी है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और ये एक स्टेल्थ कैपेबल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है, और जो कि पूरी तरह से विकसित होने के बाद डीप स्ट्राइक मिशंस में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हाँ, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से इस घातक यूसीवी प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 मार्च को श्रीलंकन कोस्ट के पास इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी नेवी की जिस वॉरशिप आईआरआईएस डेना पर हमला किया था, तो इस इंसिडेंट को लेकर अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। और ये जो जानकारी है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा विचलित कर सकती है जो कि इस इंसिडेंट को गलत तरीके से दिखाकर भारत की नौसेना के खिलाफ ही एक अलग ही तरह के प्रोपेगेंडा को बिल्ड करने में लगे हुए थे। तो जानकारी यह है कि भारत द्वारा होस्ट किए गए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन 2026 एक्सरसाइज में ईरानियन नेवी की एक नहीं बल्कि 3 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट करने आई थी, जिसमें से एक थी आईआरआईएस डेना, दूसरी थी आईआरआईएस लेवन और तीसरी थी आईआरआईएस बुशर। इसमें से जो आईआरआईएस डेना है तो वो 25 फरवरी को ही विशाखापट्टनम से ईरान के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन जब 28 फरवरी को इसराइल और यूएस ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशंस शुरू किए, तो इस तनाव को बढ़ता हुआ देख भारत ने इस वॉरशिप के लिए भी शेल्टर ऑफर किया था। पर चूंकि ये वॉरशिप पहले रवाना हो चुकी थी, इसके बाद जो दूसरी वॉरशिप थी आईआरआईएस 11, इसमें कोई टेक्निकल इशू आया था, और तब ईरान ने 28 फरवरी को भारत से कोची पर इसके डॉक होने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, और 1 मार्च को डॉकिंग वाली इस रिक्वेस्ट को अप्रूवल दे दिया गया था। और उसके बाद से ही ईरानी नेवी की जो ये वॉरशिप है ये अभी कोची में ही है, और इसके सभी 183 क्रू मेंबर्स कोची में स्थित भारत की नेवल फैसिलिटीज़ में है। और वहीं जो तीसरी वॉरशिप थी आईआरआईएस बुशर, तो वो जो वॉरशिप है वो श्रीलंका के किसी एक पोर्ट में डॉक है, विशेष रूप से आईआरआईएस डेना के साथ हुई घटना के बाद। और जबकि आईआरआईएस डेना के साथ जो घटना हुई थी तो उसके बारे में जब श्रीलंका की तरफ से भारत को सूचना मिली, तो भारतीय नौसेना ने तुरंत ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अपनी तरफ से लॉन्च किया था। और जबकि ईरान की 11 वॉरशिप को अपने वहाँ डॉक कराने के लिए ईरान ने भारत को धन्यवाद भी कहा है। और इस बात की पुष्टि खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी करी है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ईरानियन नेवी की वॉरशिप को अपने वहाँ डॉक करने की परमिशन दी है। बाकी जो ये कह रहे हैं कि भारत के बैकयार्ड में ही यूएस ने ईरान की वॉरशिप को टारगेट कर दिया, तो इस पर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि सोशल मीडिया में इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, लेकिन इंडियन ओशन की एक रियलिटी सभी को समझनी होगी कि जो डिएगो गार्सिया है यूएस का बेस, तो वो यहाँ पे 50 वर्षों से है, और जो इंडियन ओशन है वो केवल रीजनल कंट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। और बाकी ईरानियन वॉरशिप वाली चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि भारत ने शेल्टर ऑफर किया था, और जिस ईरानियन शिप ने भारत के वहाँ पनाह ले रखी है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी। और इसलिए हमारे हर एक भारतीय से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पाकिस्तान और चाइना जैसी एडवर्सरीज के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के प्रोपेगेंडा में ना फंसें,
जो कि किसी भी तरह से भारत को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में घसीटना चाहते हैं और हर चीज़ के लिए किसी न किसी तरीके से भारत को ही ब्लेम करना चाहते हैं। और एक बात ये और क्लियर करता है कि भारत ने वॉर शुरू होने के बाद भी ईरान की वॉरशिप को अपने वहाँ डॉक करने की परमिशन क्लियर करी है, जो कि ये भी दिखाता है कि भारत की फोर्सेस किसी के दबाव में नहीं आती हैं। और जबकि इंडियन ओशन को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने एक बात कही कि अगर हमें इंडियन ओशन के प्रति एक विशेष भावना या पहचान विकसित करनी है तो उसे रिसोर्सेज, वर्क, कमिटमेंट्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सपोर्ट करना होगा। और इंडियन ओशन के डेवलपमेंट के कई सारे डायमेंशंस हैं और इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन क्यों है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, क्योंकि हम इसके ठीक बीच में स्थित है और इसलिए हमारी प्रगति से इंडियन ओशन के अन्य देशों को भी लाभ होगा। और विदेश मंत्री ने एक और बात कही कि जो हमारे साथ काम करेंगे तो उन्हें और भी अधिक लाभ होगा और भारत का जो उदय है वो हमारी अपनी शक्ति से निर्धारित होगा, ना कि दूसरों की गलतियों से। और इंडियन ओशन में भारत की जो लोकेशन है तो वो उसको इस रीजन में एक की सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। और जो उन्होंने बात कही कि भारत के साथ जो काम करेगा तो उसको और भी अधिक लाभ होगा, तो ये एक तरह से इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस का सॉफ्ट काउंटर भी था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और चाइनीज बॉट अकाउंट्स के माध्यम से एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि सऊदी अरेबिया ने इसराइल के 2 मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कि बॉम्ब्स को प्लान करने का प्रयास कर रहे थे। और इस फेक दावे के साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि उसमें से एक भारतीय नागरिक है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने कंफर्म कर दिया है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और इस तरह की प्रोपेगेंडा से सावधान रहें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और फेक क्लेम सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत सरकार नई यूनियन टेरिटरी को बनाने की योजना बना रही है और जिसमें बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेंशन किया गया है। तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये सारे दावे भी फर्जी हैं और इस तरह के कोई भी योजना या इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर भारत सरकार फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस की मिसाइल डिफेंस बैटरीज को डायरेक्ट करने वाली थार सिस्टम के $300 मिलियन के रडार को डिस्ट्रॉय कर दिए है, जो कि इस रीजन में यूएस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कमजोर कर रहा है। जबकि ईरानियन प्रेस टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यूएस की एक और रडार को डिस्ट्रॉय किया है। और जबकि आज आबू धाबी में फिर से कई सारे लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। और जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान ने जॉर्डन में यूएस के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को डिस्ट्रॉय किया है, तो अब उसको यूएस तेजी से रिप्लेस करने पर भी काम कर रहा है और इस 300 मिलियन के रडार को बेहद ही सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय किया गया है। जबकि फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और बहरीन में जो यूएस मिसाइल डिफेंस के रडार्स AN/FPS 132 और AN/TPS 59 तो ये जो डिस्ट्रॉय हुई हैं तो इनको रिप्लेस करने में तो कई वर्ष लग सकते हैं। वहीं इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने यूएस और इसराइल के बेसिस की तरफ अपनी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी फायर किया है और इस मिसाइल को ईरान की डूम्सडे मिसाइल की तरह देखा जाता है और ये 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। वहीं इसके अलावा जहां आज एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट ने पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए माफ़ी मांगी और उनकी जो वीडियो है एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी जो कि उनकी स्टेट टेलीविज़न में रिलीज़ की गई थी, लेकिन इस स्टेटमेंट के रिलीज़ होने के कुछ ही मिनटों के बाद फिर दोहा में एक बार फिर से एक्सप्लोजन सुनाई दिया और गल्फ नेशंस के ऊपर जो हमले हैं वो अभी भी लगातार जारी है। जबकि ईरान के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि अब से वे नेबरिंग कंट्रीज़ पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कि उनकी तरफ से हम पर पहले हमला नहीं किया जाता है। और फिर स्टेटमेंट के रिलीज़ होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि ईरान अपने मिडिल ईस्ट नेबर्स के सामने सरेंडर कर रहा है और जो माफ़ी मांग रहा है तो वो केवल यूएस और इसराइल द्वारा किए गए लगातार हमलों की वजह से है। और आगे उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि आज वे ईरान को और भी ज़्यादा हार्ड हिट करने वाले हैं। और जबकि आज यूएई की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने आज 7 मार्च को भी 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट किया था, जिसमें से 15 मिसाइल्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया गया और जो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी वो समुद्र में जाके गिरी है। भारत सरकार की तरफ से टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी को इस बात के निर्देश दिए गए कि वे 4 सप्ताह या फिर अगले आदेश तक भारत में टीवी न्यूज़ चैनल्स के टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी की रिपोर्टिंग को तुरंत रोक दें। और ये निर्देश विशेष रूप से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इजरायल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अनावश्यक, सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं और जिससे आम जनता और विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले या कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रहने वाले लोगों के बीच एक घबराहट पैदा हो सकती है। खैर वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा है भी, और अगर आप भी आजकल न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे तो आप तो ये अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं कि बैकग्राउंड में अजीबोगरीब आवाज़ें डालकर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में खबरें जिस तरह से दी जाती हैं तो वो निश्चित रूप से इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए लोगों के अंदर एक डर तो पैदा कर ही सकती हैं। और कुछ तो खबरें ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि मानो GTA 6 से पहले वाकई में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। DRDO ने भरतियार यूनिवर्सिटी के लिए 99.15 लाख रुपीस के एक महत्वपूर्ण रिसर्च परियोजना को अप्रूव किया है जो कि लगभग 3 वर्षों तक चलेगी
और इस परियोजना के तहत जो साइंटिस्ट हैं वो एक विशेष एंटीडोट को विकसित करेंगे जो कि हमारे लोगों को वेरी टॉक्सिक केमिकल से सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स जो कि इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, उनसे सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है और ये केमिकल वेपन्स और टॉक्सिक एजेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। और सीधे सीधे कहा जाए तो इस परियोजना के तहत हम विशेष रूप से ऐसे एंटीडोट को विकसित करेंगे जो कि केमिकल अटैक वाली सिचुएशन में हमारे सोल्जर्स और हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। बाकी एक और अपडेट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्लैशेस अभी भी जारी हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी के कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उसने भी अफगान मिलिट्री के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी है, और जबकि इस बीच टर्की ने मध्यस्थता कराने का ऑफर भी दिया है। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW के फॉर्मर चीफ श्री विक्रम सुट का वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर मानना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है वो अमेरिका की अपेक्षा अधिक समय तक चल सकता है, क्योंकि जो ईरानियंस हैं वो तो युद्ध में मरने को भी तैयार थे, लेकिन अमेरिकी मरने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है कितना लंबा चलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने जितना सोचा है ये उससे कहीं ज़्यादा लंबा चलने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर गुरिंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2014 में INS कोलकाता में एक दुर्घटना के दौरान कमांडर कुंतल वाधवा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में वन असम राइफल्स के लांस नायक भोला दत्त छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।